अगर मैं कहूं कि 2024 के आम चुनावों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे, तो किसी को भी भरोसा नहीं होगा। मतलब अगर इस रकम को फिजिकली गिनना शुरू किया जाए ना, तो शायद कई साल लग जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सरकारी किताबों में इस 1 लाख करोड़ का लगभग 95% हिस्सा पूरी तरह से गायब है। वही तो, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो आज इस गहरे विश्लेषण में हम इसी गायब हुए पैसे के पीछे का जो मैकेनिज्म है ना, उसको डिकोड कर रहे हैं। राइट। हमारे पास आज पॉलिसी एक्सपर्ट्स एम.आर. माधवन और आर. रंगोराजन के बीच हुई एक बहुत ही डीप एनालिसिस के नोट्स हैं। और इन नोट्स के जरिए इस चर्चा का एक बड़ा क्लियर मिशन है, ये समझना कि क्या हमारा चुनावी सिस्टम प्रैक्टिकली एक प्लूटोक्रेसी में तब्दील हो चुका है। यानी आसान शब्दों में कहें तो अमीरों का शासन। एग्जैक्टली क्या चुनाव का पूरा ढांचा ही इस तरह डिजाइन हो गया है, जहां सिर्फ सबसे मोटी जेब वाले लोग ही ये गेम खेल सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में अनपैक करते हैं, क्योंकि चुनाव में बहने वाले इस बेहिसाब पैसे की जमीनी हकीकत ना उतनी सीधी नहीं है जितनी न्यूज चैनल्स पर दिखाई देती है। सही कहा आपने। और अगर इस प्लूटोक्रेसी वर्ड पर ही थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इसका कोर मतलब यही है कि जो पावर और डिसीजन मेकिंग है वो उन्हीं के हाथों में लॉक हो जाए जिनके पास पैसा है। माधवन और रंगराजन का एनालिसिस इस बात को बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट करता है कि चुनावी खर्च अब सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं रह गया है। ये सीधे तौर पर इस बात का इंडिकेटर है कि देश के कानून और पॉलिसीज किसके फायदे के लिए बनेंगे। राइट। जब सत्ता तक पहुंचने की कीमत ही आसमान छूने लगे, तो नेचुरल सी बात है कि फैसले भी उन्हीं के हक में मुड़ जाएंगे जो ये कीमत चुका सकते हैं। बिल्कुल। और ये आंकड़े वाकई में एक बड़ा रियलिटी चेक देते हैं। ऑफिशियली देखा जाए तो एक लोकसभा उम्मीदवार की स्पेंडिंग लिमिट 95 लाख तय की गई है। 95 लाख सुनने में तो काफी बड़ा अमाउंट लगता है एक आम इंसान के लिए, लेकिन नोट्स तो कुछ और ही बता रहे हैं। जमीन पर एक उम्मीदवार का असली खर्च 50 करोड़ से लेके मतलब 100 करोड़ तक क्रॉस कर रहा है। हाँ, ये डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ही मैसिव है। एक तरफ 95 लाख की लिमिट और दूसरी तरफ खर्च हो रहा है पूरे 100 करोड़। 2024 के इलेक्शन में ही देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि उन्होंने मिलकर कुछ 3300 से 3400 करोड़ खर्च किए, पर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का एस्टिमेट देखें तो रियल एक्सपेंडिचर लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास था। वही ना, ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे किसी बहुत ग्रैंड शादी का ऑफिशियल बजट सिर्फ केटरिंग के एडवांस जितना दिखाया गया हो। हाँ हाँ, सही एग्जाम्पल है। और बाकी का पूरा वेन्यू, डिजाइनर कपड़े, महंगे गिफ्ट्स, जो इस एडवांस से 100 गुना ज्यादा है। राइट, वो सब चुपचाप कैच में सेटल हो गया। पर एक सवाल यहाँ दिमाग में आता है, इतना बड़ा अमाउंट मतलब हजारों करोड़ों रुपए आखिर फिजिकली मूव कैसे होते हैं बिना किसी की नजर में आए? कोई तो इनका पेपर ट्रेल छोड़ता होगा ना। यही तो सबसे बड़ा इल्यूजन है। ये पैसा पेपर ट्रेल छोड़ता ही नहीं है क्योंकि ये सिस्टम में एंटर ही नहीं करता। इसे हम ब्लैक मनी या शैडो इकोनॉमी कहते हैं। अच्छा। जब एक कैंडिडेट 50 करोड़ खर्च कर रहा है तो वो बैंक ट्रांसफर से रैलीज का पेमेंट थोड़ी कर रहा है। रैलीज में लाए गए हजारों लोगों के आने जाने के लिए लोकल गाड़ियां, बसेस, उनका खाना पीना, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले इनफॉर्मल वर्कर्स का पेमेंट। एग्जैक्टली ये सब डायरेक्ट कैश में मैनेज होता है। और इसके अलावा आजकल डिजिटल वॉर रूम्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक पूरा पैरेलल खर्च होता है जो पूरी तरह से अनऑडिटेड होता है। राइट, क्योंकि ऑडिट तो सिर्फ उस चीज का हो सकता है जो अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड हो। बिल्कुल। जो कैश डायरेक्टली एक हाथ से दूसरे हाथ में गया उसका क्या ऑडिट होगा? इसलिए ऑफिशियल नंबर 3400 करोड़ पर आके ठहर जाता है, जबकि हकीकत में मार्केट में 1 लाख करोड़ पंप हो चुका होता है। पर वेट, अगर हम सिस्टम की बात करें तो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स तो हर जगह होते हैं ना। हर स्टेट बॉर्डर पर, मेन रोड पर चेकिंग की न्यूज आती रहती है कि आज इतना कैश पकड़ा गया, आज उतनी शराब पकड़ी गई। हाँ, न्यूज में तो आता ही है। तो फिर ये ऑब्जर्वर्स इन हजारों करोड़ के मूवमेंट को मिस कैसे कर देते हैं? क्या पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम ही फेल हो रहा है? देखिए, मॉनिटरिंग सिस्टम फेल नहीं हो रहा बल्कि उसका डिजाइन ही फ्लॉड है। इसे एक प्रैक्टिकल सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन की जो मशीनरी है ना, वो एक बहुत ही छोटे टाइम विंडो के लिए हाइपर एक्टिव होती है। अच्छा, कितना छोटा विंडो? ऑब्जर्वर्स आमतौर पर नामांकन वाले दिन से लेकर वोटिंग के दिन तक ही ग्राउंड पर होते हैं। ये विंडो मुश्किल से 20 या 25 दिन की होती है।
इसे ऐसे समझिए कि एक मैराथन चल रही है ओके। और रेफरीज को सिर्फ आखिरी 5 मिनट के लिए ग्राउंड पर भेजा गया है, पर बाकी के 40 किलोमीटर तक रनर्स ने क्या किया, कौन सा परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लिया, ये देखने वाला कोई था ही नहीं। हो वाओ, ये मैराथन वाली एनालॉजी सच में आंखें खोलने वाली है। मतलब जब तक कैमरा ऑन होता है आधी पिक्चर पहले ही शूट हो चुकी होती है। हाँ, चुनाव की असल तैयारी, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, शैडो नेटवर्क्स को फंड करना, ये सब महीनों पहले ही सेट हो जाता है। उन 20 दिनों में तो सिर्फ वही कैश पकड़ा जाता है जो बहुत ही लूजली मूव हो रहा हो। मेन बल्क ऑफ द मनी पहले अंडरग्राउंड चैनल्स के थ्रू अपनी जगह पहुंच चुका होता है। पर क्या इसमें उस 95 लाख की स्ट्रिक्ट लिमिट का भी रोल है? अगर रूल ये है कि आप 95 लाख से ज्यादा दिखाई नहीं सकते, तो कोई अपना असली खर्च क्यों ही बताएगा? अगर किसी ने ईमानदारी से 5 करोड़ भी बता दिए तो उसको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ना। एग्जैक्टली। और यही वो पॉइंट है जहां स्ट्रिक्ट रूल्स एक्चुअली करप्शन को ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि जब एक ऐसी कैप लगा दी जाती है जो प्रैक्टिकल रियलिटी से कोसों दूर है, तो सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली अंडरग्राउंड चला जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन का रिस्क इतना बड़ा होता है कि कोई भी उम्मीदवार रिस्क नहीं लेता। तो वो ऑफिशियली सिर्फ उतना ही खर्च दिखाएगा, कुछ ऑटो रिक्शा का भाड़ा, लिमिटेड बैनर्स, पैम्पलेट का खर्च। हाँ, ताकि लिमिट 90 लाख तक ही दिखे और बाकी का पूरा 50 करोड़ शैडो इकोनॉमी से आएगा। इस स्ट्रिक्ट लिमिट ने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के बजाय उसको और ज्यादा अपारदर्शी यानी ओपेक बना दिया। लोग लीगली झूठ बोलने पर मजबूर हैं। सही बात है। और अपारदर्शिता की जब बात आती है तो नोट्स में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का भी काफी लंबा जिक्र है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्ट्राइक डाउन कर दिया था। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर तो काफी लंबा पब्लिक डिबेट चला। इस पूरे मैकेनिज्म ने अपारदर्शिता को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। तो वो आर्ग्यूमेंट्स क्या थे जिनकी वजह से इसे बंद करना पड़ा आखिर? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो बेसिक फ्रेमवर्क था वो ही एनानिमिटी पर बेस था। पब्लिक को ये पता ही नहीं चल सकता था कि किस कॉर्पोरेट ग्रुप ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग दी है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा लूप होल था, लॉस मेकिंग कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट। लॉस मेकिंग? हाँ, नॉर्मल लॉजिक तो ये कहता है कि एक कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डोनेट करेगी ना। बिल्कुल। पर नए रूल्स में ये चेंज कर दिया गया था कि अगर कंपनी नुकसान में है तो भी वो बॉन्ड खरीदकर फंडिंग कर सकती है। इससे एक पूरा नया मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया शेल कंपनीज का। शेल कंपनीज। हाँ। थोड़ा इसका प्रैक्टिकल वर्किंग समझते हैं। ये ऑपरेट कैसे करती हैं इस मुद्दे में? इमेजिन कीजिए, एक कंपनी है जो सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती है। उसका कोई रियल प्रोडक्ट नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है और बैलेंस शीट पर प्रॉफिट बिल्कुल जीरो है। ओके। लेकिन अचानक वो कंपनी 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर किसी पार्टी को डोनेट कर देती है। अब सोचिए, ये 50 करोड़ आए कहाँ से? ये बेसिकली ब्लैक मनी था जिसे इस शेल कंपनी के थ्रू रूट करके सफेद यानी वाइट किया गया। एग्जैक्टली। वाइट करके लीगली पॉलिटिक्स में पंप कर दिया गया। किसने पंप किया, किसके अकाउंट में गया, सब हिडन था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखा। डेमोक्रेसी में वोटर का एक फंडामेंटल अधिकार होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सही बात है। अगर वोटर को यही नहीं पता कि जिस नेता को वो चुनने जा रहा है उसको फंड कौन कर रहा है, तो वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस कैसे बनाएगा? इसलिए इस स्कीम को रद्द करना पड़ा। तो घूम फिर कर बात वही आती है कि हम एक ऐसे माजे में फंस गए हैं जहां करप्शन रोकने के सॉल्यूशंस ही नए लेवल का करप्शन पैदा कर रहे हैं। पर इस सब में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का। बिल्कुल। अगर चुनाव लड़ने का कॉस्ट 50 करोड़ हो गया है तो इसका डायरेक्ट असर इस बात पर पड़ता है कि मैदान में उतर कौन रहा है। नोट्स में लिखा है कि आज के वक्त में लगभग 93% 93% मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट करोड़पति हैं। 93%? ये नंबर क्लियरली बता रहा है कि पार्लियामेंट एक एक्सक्लूसिव क्लब बन चुका है जहां आम इंसान का एंट्री टिकट प्रैक्टिकली कैंसिल हो चुका है। ये डेटा पॉइंट सच में डेमोक्रेसी के बेसिक स्ट्रक्चर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर 93% लॉ मेकर्स एक स्पेसिफिक वेल्दी क्लास से आते हैं तो आम नागरिकों के इश्यूज वहां अनफिल्टर्ड कैसे पहुंचेंगे? राइट। सही मायने में काम करने की इच्छा रखने वाले निर्दलीय या छोटे उम्मीदवार अब सिर्फ नाम मात्र के हिस्सेदार बनकर रह गए हैं। वो मैदान में होते जरूर हैं पर रेस का हिस्सा नहीं होते। एक कॉन्सेप्ट होता है नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन का। थोड़ा समझाइए इसे। पूरा सिस्टम अब इस तरह शिफ्ट हो चुका है कि पैसा होना अब जीतने की सफिशिएंट कंडीशन नहीं है।
मतलब सिर्फ पैसे से जीत की गारंटी नहीं होती, कैंडिडेट का फेस, वेव, सोशल इंजीनियरिंग भी मैटर करती है। लेकिन पैसा एक नेसेसरी कंडीशन जरूर बन गया है। जैसे सिंपल टर्म्स में कहें तो पैसा चुनाव जिता नहीं सकता, पर बिना पैसे के कोई चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। ये एंट्री टिकट ही इतनी महंगी हो गई है कि आम इंसान स्टेडियम के बाहर ही खड़ा रह जाता है। और एक और बात, अगर 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके कोई पार्लियामेंट पहुंच रहा है तो वो उस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी तो एक्सपेक्ट करेगा ना। बिल्कुल करेगा, कोई फिलांथ्रोपी थोड़ी कर रहा है। शायद इसीलिए जमीन पर चीजें नहीं बदलती। अगर आपके शहर की सड़क खराब है या ब्रिज टूट गया है, तो हो सकता है उस रोड को बनाने का टेंडर उस कंपनी को गया हो जिसने चुनाव में नेता को फंडिंग की थी। सही पकड़ा। वो 50 करोड़ रिकवर करने और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कॉमन टैक्स पेयर की लाइफ की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के आपस का खेल नहीं है, इसका बिल इनडायरेक्टली पब्लिक ही भर रही है। ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है। चुनावी खर्च और करप्शन को अक्सर लोग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स मान लेते हैं, पर इनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी डेली इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज से होता है। जब सिस्टम प्लूटोक्रेसी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पॉलिसी मेकिंग सिर्फ उन्हीं के फायदे के लिए होती है जिन्होंने फंडिंग की है, तब आम इंसान की जरूरतें सेकेंडरी बन जाती हैं। नेता का प्राइमरी काम पब्लिक सर्विस नहीं, बल्कि अगले चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना और पिछले चुनाव का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना हो जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की सख्त जरूरत है। अब उन्हीं सॉल्यूशंस पर आते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करने से तो कुछ नहीं बदलेगा। एमआर माधवन और रंगराजन के नोट्स में कुछ बहुत क्लियर और बोल्ड प्रपोजल्स दिए गए हैं इस इक्वेशन को बदलने के लिए। हाँ, उन्होंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस प्रस्ताव किए हैं। तो अगर 95 लाख की लिमिट असल में इस ब्लैक मनी की जड़ है, तो क्या इसे हटाना ही अकेला रास्ता बचा है? नोट सजेस्ट कर रहे हैं कि कैंडिडेट स्पेंडिंग लिमिट को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया जाए। पर थोड़ा सोचिए, क्या ये रिस्क नहीं होगा? कैसा रिस्क? अगर लिमिट्स हटा दी तो क्या ये पूरी तरह से खुली नीलामी या ऑक्शन नहीं बन जाएगा? जिसके पास सबसे बड़ा बैग होगा कैश का, वही सबसे ऊपर दिखेगा। ये तो थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। ये पुशबैक आना नेचुरली एक्सपेक्टेड है, लेकिन थोड़ा लॉजिक और रियलिटी को मैच करके देखते हैं। ऑक्शन तो ये अभी भी है, बस अंधेरे में चल रहा है। स्पेंडिंग लिमिट्स हटाने का लॉजिक खर्च बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे लाइट में लाना है। अच्छा, मतलब ट्रांसपेरेंसी लाना। एग्जैक्टली। अभी स्ट्रिक्ट कैप्स की वजह से कैंडिडेट लीगली बाउंड कर दिया गया है झूठ बोलने के लिए। अगर कैप हटा दी जाए और रूल सिर्फ इतना हो कि आप जो भी खर्च करें उसको 100% ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट करें, तो नैरेटिव शिफ्ट होगा। ओके। डिस्क्वालिफिकेशन का डर सिर्फ हिडन खर्च पर होगा, ना कि ज्यादा खर्च पर। जब सब कुछ पब्लिक डोमेन में आएगा, तब वोटर्स क्लियरली ट्रैक कर पाएंगे कि एक कैंडिडेट के पास 100 करोड़ आय कहां से, कौन सी कॉर्पोरेट एंटिटी उसको बैक कर रही है। राइट। और सबसे बड़ी बात, जब ये डेटा ओपन होगा तो पॉलिसी मेकिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट पकड़े जा सकेंगे। अभी जो बीमारी छुपाई जा रही है, ये प्रपोजल उस बीमारी का सही डायग्नोसिस करने के लिए उसे सामने लाने की बात कर रहा है। ओके, तो बीमारी छुपाने से बेहतर है उसको बाहर लाना। ये लॉजिक सॉलिड लगता है। इसके आगे कुछ और बेसिक सिस्टमिक चेंजेस की भी अपील की गई है, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का आइडिया। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोगों को जो सिस्टम पता है वो वही है जहां अपने इलाके का नेता चुनो और जो सबसे ज्यादा वोट लाया वो जीत गया। हाँ, अभी जो सिस्टम चल रहा है उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं। इसमें एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ही फियर्स बैटल होती है। अगर किसी लोकल नेता को पता है कि वो सिर्फ 2000 वोट से पीछे चल रहा है, तो वो रातों रात 5 करोड़ कैश निकालकर उन वोट्स को खरीदने की कोशिश करेगा, क्योंकि वही एक छोटा सा मार्जिन उसकी जीत तय करेगा। एग्जैक्टली। इस सिस्टम में लोकल लेवल पर बेहिसाब पैसा पंप होता है। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिस्टम जहां वोटर्स लोकल कैंडिडेट पर फोकस करने के बजाय डायरेक्टली एक पॉलिटिकल पार्टी या उसकी आइडियोलॉजी को पूरे स्टेट वाइड वोट दे रहे हैं। ओके। पार्टी को जितना परसेंटेज वोट मिलेगा, उतने ही परसेंटेज सीट्स उसे असेंबली या पार्लियामेंट में मिल जाएंगी। अच्छा, तो इसका मतलब एक स्पेसिफिक सीट जीतने के लिए वो जो 2 मारो या जियो वाली लड़ाई होती थी जहां आखिरी रात में कैश बढ़ता था, उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि जब जीत किसी एक स्पेसिफिक सीट के थोड़े से मार्जिन पर डिपेंड ही नहीं करेगी, तो लोकल कैंडिडेट 50 करोड़ क्यों खर्च करेगा? फोकस डायरेक्टली ब्रॉड पॉलिसीज और पार्टी आइडियोलॉजी पर चला जाएगा। राइट।
ये प्रैक्टिकली उस प्रेशर कुकर की सीटी निकलने जैसा होगा जो अभी हर इंडिविजुअल कैंडिडेट पर बना हुआ है। हालांकि ये हमारे करंट सिस्टम का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगा, पर इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन सकता है। छोटे और क्लीन कैंडिडेट्स भी पार्टी लिस्ट के थ्रू बिना कैश पावर के पार्लियामेंट पहुंच सकते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिफॉर्म प्रपोज किया गया है गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर। जब चुनाव आते हैं तो 6 महीने पहले से हर न्यूज़पेपर, हर बिलबोर्ड पर सिर्फ सरकार की उपलब्धियों वाले एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं। और वो भी टैक्स पेयर के पैसे से। वही तो। प्रस्ताव यह है कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले इन सब सरकारी एड्स पर टोटल बैन लगा दिया जाए। ये काफी लॉजिकली साउंड लगता है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास तो पूरी स्टेट मशीनरी और टैक्स का पैसा है अपना प्रचार करने के लिए। एक ऑपोजिशन पार्टी जो अपने अकेले फंड से लड़ रही है, वो इस लेवल के एक्सपोजर को मैच ही कैसे करेगी? इससे तो पहले दिन से ही गेम अनइक्वल होता है। ये अनफेयर एडवांटेज को न्यूट्रलाइज करने की तरफ एक बहुत प्रैक्टिकली अप्लायबल कदम है। इसके साथ ही कॉर्पोरेट फंडिंग को लेकर भी एक बहुत फंडामेंटल और फिलोसॉफिकल डिबेट है नोट्स में। वो क्या है? एक सिंपल सवाल उठाया गया है, क्या कॉर्पोरेट्स और प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को पॉलिटिकल फंडिंग का अधिकार होना ही चाहिए? डेमोक्रेसी में वोट डालने का अधिकार सिर्फ आम नागरिकों का होता है, यानी ह्यूमन बीइंग्स का। एक कंपनी ईवीएम पर जाकर बटन तो प्रेस नहीं कर सकती ना। बिल्कुल नहीं। तो फिर उसे अपने फाइनेंशियल पावर के जरिए चुनावी प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करने का लीगली रास्ता क्यों दिया गया है? ये बहस सीधी बात उठाती है कि चुनाव सिटीजन्स के राइट्स और उनकी वॉइस के लिए है, ना कि उन एंटिटीज के लिए जिनका प्राइमरी गोल सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। ये सच में डीप थॉट है। क्या कॉर्पोरेट्स को पावर ब्रोकर बनने का राइट होना चाहिए? पर यहाँ पर सारा ब्लेम सिर्फ नेताओं, रूल्स या कॉर्पोरेट्स पर डालकर बचा नहीं जा सकता। नोट्स के एंड में एक ऐसी बात उठाई गई है जो डायरेक्ट समाज के मुंह पर आईना दिखाती है। हाँ, सिविल सोसाइटी का रोल। एग्जैक्टली। हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कॉस्टली क्यों है, पर अगर ध्यान दिया जाए तो वोटर बेस अभी भी अक्सर ऐसे कैंडिडेट्स को सपोर्ट क्यों करता है जो बाहुबली हैं, जो ओपनली आपराधिक बैकग्राउंड से आते हैं और जिन्हें देखकर लगता है कि इनका दबंगाई और नेटवर्क कितना तगड़ा होगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम सोसाइटी की डिमांड साइड पर भी तो है। ये इस पूरे मुद्दे का सबसे कड़वा सच है। रूल्स चाहे जितने बदल दिए जाएं, लॉज चाहे कितने भी टाइट कर दिए जाएं, इलेक्शंस अल्टीमेटली एक सोशल एक्सरसाइज है। अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो लोग इन बाहुबली टाइप नेताओं से अट्रैक्ट क्यों होते हैं? इसका एक स्ट्रक्चरल रीजन है। वो क्या? आम इंसान को लगता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस उनकी सुनेंगे नहीं, पुलिस स्टेशन में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा या नौकरी के लिए सिफारिश चाहिए होगी। तो उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए जो बस एक फोन घुमाए और उनका पर्सनल काम तुरंत हो जाए। राइट। वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, एजुकेशन रिफॉर्म्स या इकोनॉमी पर वोट नहीं कर रहे हैं। उन्हें माइक्रो लेवल का एक फिक्सर चाहिए। जब तक पब्लिक इस मनी पावर और मसल पावर को काम करवाने का एक लेजिटिमेट टूल मानती रहेगी, तब तक पॉलिटिकल पार्टीज वैसे ही करोड़पति और दबंग कैंडिडेट्स को टिकट देती रहेंगी, क्योंकि विनेबिलिटी वहीं से आती है। बिल्कुल। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं नेताओं से कि वो रूल्स फॉलो करें, पर एज अ सोसाइटी हम रिवॉर्ड उसे ही करते हैं जो रूल्स तोड़कर हमारे निजी फायदे करा सकें। ये कॉन्ट्रडिक्शन बहुत गहरा है। इससे एक बात साफ है कि बेहतर लोकतंत्र सिर्फ पेपर पर लॉज बदलने से नहीं आएगा, बल्कि समाज की सोच और उनके चुनाव करने के तरीके पर भी डिपेंड करेगा। सही कहा आपने। तो इस गहरे विश्लेषण को रैप अप करते हुए सब कुछ मिलाकर एक बहुत बड़ा और थोड़ा चुभने वाला विचार सामने आता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर सच में इन चुनावी खर्चों की सारी सीमाओं को हटा दिया जाए, अगर सब कुछ टोटली ओपन कर दिया जाए, तो क्या होगा? क्या इससे फाइनली हमें इस डेमोक्रेसी की सच्ची और कड़ी कीमत देखने को मिलेगी, जहां अंधेरे में चल रहा खराब खेल रोशनी में आएगा? या फिर क्या ऐसा करने से हम टेक्निकली और लीगली अपना पूरा सिस्टम सबसे अमीर खिलाड़ियों के हाथ में सौंप देंगे? ये एक ऐसी दुविधा है जिसका जवाब ना तो आसान है और ना ही तुरंत मिलने वाला है। पर यह तय है कि इस पर सोचना सिर्फ लॉ मेकर्स का काम नहीं है, बल्कि पूरे समाज को इस पर गौर करना होगा। आज के इस चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। चर्चा जारी रहेगी।